हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन 8। सेक्शन 7 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेक्शन 8 हम पढ़ने वाले हैं। मीनवाइल आई एम रियली लाइकिंग योर सपोर्ट। आप लोग में से बहुत लोग हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड दैट्स रियली अ गुड थिंग फॉर दिस इनिशिएटिव। और एक कमेंट मैं पढ़ के बताना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा दैट वन ऑफ आवर द पर्सन हु फॉलोज अस, तो उन्होंने लिखा है कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, दैट सीधी बात, नो बकवास, यू डोंट से समथिंग एनीथिंग इरेलीवेंट इधर उधर की, यू डायरेक्टली स्टिक टू द टॉपिक। सो आई रियली लाइक इट शुभम, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी, आप में से भी किसी को अगर ये अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव, तो प्लीज हमें अपने व्यूज बताइए। चलिए लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 7 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेजेस, द डिडक्शंस दैट कैन बी मेड। और अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फाइन्स, कि कौन कौन से फाइन जो है वो एम्प्लॉयर इम्पोज कर सकता है ना। आपको याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो मोस्ट ऑफ अस उस समय पे, मतलब जो हमारी जनरेशन है, आई मीन द 95 के बाद वाली किड्स, 2000 से पहले वाले, तो उस समय पे ऐसा होता था स्कूल में कि अगर हम कोई कुछ भी ऐसा न्यूसेंस कर रहे हैं या फिर हिंदी में बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, तो हमारा फाइन लगता था। ठीक है, तो हमको क्या है कि बस बता दिया जाता था कि ये गलती आपने करी है, इतने रुपए आपके यूनिफॉर्म के हैं, इसके फाइन है, और इतने रुपए इस चीज के फाइन है। ऐसे करके हमको फाइन लग जाता, हमको पता ही नहीं होता था किस चीज का फाइन लग रहा है किस चीज का नहीं लग रहा है। वी डेलिबरेटली नहीं, पर हम गलतियां करते थे। पर यहाँ पर ऐसा है कि ये फाइन्स जो हैं, जो कंपनीज हम पे लगाती हैं, वो फाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। यू एग्जैक्टली नो कि कहाँ कहाँ पे कंपनी आपको फाइन कर सकती है। ठीक है, तो इस सेक्शन के बाद, मुझे तो पहले से पता है, इस सेक्शन के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ तक फाइन डिडक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि कंपनी जो है वो ऐसे किसी भी काम के लिए फाइन इंपोज नहीं कर सकती है। नो फाइन, किसी भी काम के लिए फाइन इंपोज नहीं कर सकती है जो कि कंपनी ने ही आपको करने के लिए बोला है। यानी कि ये क्या है भाई, ये है ओमिशन ऑफ द, जस्ट अ सेक, थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो अगर ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने आपको कोई गलत इंस्ट्रक्शंस दे दिए, या फिर एम्प्लॉयर ने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण एज अ रिजल्ट आपने वो गलती करी है, तो उसके लिए कोई भी फाइन डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेकंड सेकंड ये क्या कहता है कि ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई नोटिस है, ठीक है, जो कि एग्जिबिट हो रहा है, कहां भाई, कहां एग्जिबिट हो रहा है, इन द प्रेमाइसिस। ऐसा कोई नोटिस है जो कि प्रीमाइसिस में ही एग्जिबिट हो रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है, अब क्या है कि कोई चीज ऐसे पोस्टर लगी हुई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे, है ना। मतलब आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि वो गलत है सही है। आपने रूल रेगुलेशन पढ़ लिया और आपको लगा कि हो सकता है यहाँ पे ऐसा होता है, तो अगर एग्जिबिटेड है नोटिस वहां पर, तो उस तरीके से ऐसा कोई अगर एग्जिबिटेड है, तो अगर वहां पे उस गलती के लिए जो कि ऑलरेडी नोटिस में लिखी हुई है और आप कर रहे हो, तो उस गलती के लिए आपका कोई फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, नो फाइन। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसे साइलेंटली वॉच कर रहा है और बस आपको एक पर्चा पकड़ा दिया कि आपका नोटिस, आपको इतना इतना फाइन लगेगा, नहीं। अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे पहले आपको सो कॉज मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सो कॉज नोटिस मिलेगा। ठीक है, आई ऑल्सो वर्क देयर, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है कि इफ अ पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, तो वहां पे उसको पहले सो कॉज दिया जाता है, यानी कि आपको रिटन में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई आपने ये गलती करी तो किस सिचुएशन में करी। क्योंकि देखो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है ना, और कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे बच नहीं सकती है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, और सो कॉज नोटिस के बाद भी अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने डेलिबरेटली वो गलती की है, तभी आप फाइन इंपोज कर सकते हो, नहीं तो बिना सो कॉज नोटिस के आप फाइन इंपोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है जो टोटल फाइन है बेटा, टोटल फाइन दैट कैनॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल वेज।
ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल फाइन है वो आपका 3% ऑफ द वेज से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि आप फाइन कितना ले सकते हो, अगर किसी की सैलरी कह सकते हैं कि कितनी है 10,000 है, तो उसमें आप फाइन कितना ले सकते हो, 300 रुपए ले सकते हो, उससे ज्यादा का फाइन नहीं ले सकते हो। ये यहाँ पे सेक्शन 8 के 4th में मेंशन्ड है। ठीक है, 5th क्या कहता है, नो फाइन किसके लिए भाई, फॉर बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई फाइन नहीं लगेगा, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई फाइन नहीं है। ठीक है, 6 क्या कहता है, नो फाइन इन इंस्टॉलमेंट्स। अब पता चला कि कुछ बहुत ये लिमिट दे दिया ना 3% का, अब कोई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ही बहुत बहुत बड़ा कुछ कर दिया जिसमें फाइन ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब आपने फाइन ज्यादा है तो आप क्या कह रहे हैं कि नो फाइन इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर मोर देन 90 डेज, यानी कि इतना फाइन नहीं लगाना है एक बार में, इतना ज्यादा बड़ा, मतलब जब इंसान छोटी, सॉरी ईयर्स लिख दिया मैंने, मतलब कि ऐसा है कि छोटी गलती करे तभी आप फाइन लेके उसको निपटा दो। अब इस ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि अब मान लेते कि मेरी सैलरी 10,000 है, जबकि है नहीं, ठीक है, पर अगर मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 है और मुझे फाइन लग गया है 900 रुपए का। ठीक है, अब 900 रुपए का फाइन लग गया है तो 3% पर महीने में 300 दे सकती हूँ, इट विल बी कवर्ड इन 90 डेज, तो 900 तक का फाइन मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर चाहे कि मुझ पे 1200 का फाइन लगा देगा, तो फिर हाउ विल ही रिकवर इट, रिकवर कैसे करेंगे वो, और रिकवर करने की लिमिट क्या दी गई है, सिर्फ 90 दिन दी गई है, 90 दिन से ज्यादा का फाइन अलाउड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7, मतलब क्वेश्चन बोल रही हूँ, सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 क्या कहता है, एवरी फाइन, देखिए, एवरी फाइन शैल बी deemed to have been imposed on the day of the act। ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई फाइन लेना है, जैसे मैंने आज कोई गलती करी है, तो मुझे मेरा फाइन आज ही मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी और इसके लिए मुझे ये फाइन मेरे पे लेवी हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन बाद बताओगे कि भाई नहीं, जिस दिन आपने वो गलती की है उसी दिन आपका फाइन आप पे इम्पोज हो जाएगा। क्लियर है? इसका पार्ट 8 क्या कहता है, पार्ट 8 कहता है कि जितना भी आप फाइन ले रहे हो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। कुछ भी, क्योंकि लॉ क्या कहता है, एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन, एवरीथिंग शुड बी पेन डाउन, जैसे कि मैं पेन डाउन कर रही हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी पेन डाउन करेंगे, है ना, बिकॉज यू आर स्टडिंग लॉ। जब लॉ ने ही सब कुछ लिख दिया है तो आपको भी तो नोट्स बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई फाइन लिया है तो आपको वो रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी ऐसा कोई चेकिंग होती है या कुछ भी होता है तो वो आपको शो करना पड़ेगा कि दैट दिस पर्सन गॉट दिस मच सैलरी एंड दीज आर द डिडक्शंस एंड दिस डिडक्शन इंक्लूड द फाइन एज वेल। तो ये रजिस्टर आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस सेक्शन 8 आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या है? डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, सबने छुट्टी ली होगी कभी ना कभी, है ना। स्कूल जाते थे तो डिडक्शन नहीं हो, स्कूल जाते थे तो हम लोग तब भी फाइन देते थे, पता है कि जब हम स्कूल जाते थे ना तो अगर हमने बिना एप्लीकेशन के छुट्टी ले ली तो हमारा फाइन लगता था। तो सोचो कि ड्यूटी नहीं जाने पे तो समझ में आता है, स्कूल नहीं जाने पे भी हम फाइन देते थे। तो सेक्शन 9 डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। तो अब क्या है, कैसे डिडक्शन होगा? तो देखिए, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी कहां से, जहां पे वो पर्सन ऑथोराइज्ड है काम करने के लिए, अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसका पार्ट फर्स्ट क्या कहता है कि इफ द पर्सन, जहां पे वो एम्प्लॉयड है, इफ ही इज नॉट अवेलेबल एट द प्लेस, अगर वो उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या तो फुल्ली या तो पार्टली, या तो फुल्ली या तो पार्टली। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ ना तो व्हेन दीज थिंग, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो ऑन पेपर पढ़ रहे हो, जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो दीज विल हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उस समय आपको समझ में आएगा। शायद मेरी बात याद आए अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं एंड आई एम लकी इनफ टू बी थ्रू आउट दिस जर्नी विथ यू। तो उसमें क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजें, कि अगर यहाँ पे सिर्फ फुल्ली देता तो लोग हाफ टाइम मार के ऐसे चले जाते, बोलते हाफ टाइम की तो सैलरी कटने की कोई प्रोविजन ही नहीं है।
ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा वर्ड भी कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, पूरे जजमेंट को बदल सकता है, पता है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि अवेलेबल एट द प्लेस, अगर आपको क्या है, आपको जिस जगह पे आप हैं वहां पे अवेलेबल होना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका काम है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में आपको रहना है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयर है उनके यहाँ कोई पार्टी है, उन्होंने क्या किया, सारे स्टाफ को बोला कि आज सबको पार्टी में जाके खाना नहीं खाना है, काम करना है, ठीक है। कहा कि सब लोग आप स्टाफ हैं तो आप क्या करिए, मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। और आप क्या है कि उस पार्टी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप अपने ऑफिस में अवेलेबल है लेकिन पार्टी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है। अब एम्प्लॉयर तो कहेंगे ना भाई कि हाँ भाई हम तो कर सकते हैं क्योंकि तो नो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपका ऑफिस का नाम लिखा है और ये लिखा है कि आपको ऑफिस वर्क के लिए हायर किया कर जा रहा है। आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप कैशियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर आपको ऑफिस वर्क के लिए हायर किया जा रहा है। क्या आपको पार्टी में खाना सर्व करने के लिए हायर किया गया है, नहीं किया गया है। दैट्स योर वॉलंटरी सर्विस टू बी इन द आईज ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना। तो इसलिए ये डिडक्शन का मेजर नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कहाँ के लिए है, ये उस जगह के लिए है जहां पे आपका अवेलेबल होना आपके कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा, वो कितना होगा, जितना आपने छुट्टी ली है, ठीक है। तो नो अमाउंट, नो लार्जर अमाउंट ऑफ डिडक्शन, मतलब कि जितनी आपने छुट्टी ली है ना उतना ही अमाउंट डिडक्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने हाफ डे लिया है, आपने लंच से पहले या लंच के बाद की छुट्टी ली है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर कह रहे नहीं हम तो पूरी सैलरी काटेंगे। तो ये पहले तो ये प्रोविजन में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, ठीक है। जब आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो उनकी जो लीव पॉलिसी होगी उसमें ये लिखा होगा कि भाई अगर आप 6 घंटे का ड्यूटी आवर है, अगर आप 3 घंटे से कम का लेते हैं तो योर हाफ डे विल बी डिडक्टेड। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा की छुट्टी लेते हैं तो योर फुल डे विल बी डिडक्टेड। लेकिन अगर आप उस पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं कि मतलब आपने 3 घंटे से कम की छुट्टी ली है लेकिन क्या हो रहा है कि आपका फुल डे डिडक्ट हो रहा है, तो दैट इज नॉट गोना हैपन, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप उस कंपनी को या उनके एम्प्लॉयर को स्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है बेटा, थोड़ा सा प्रोविजन है, जस्ट अ लिटिल थिंग, ठीक है। कभी कभी मास बंक सुना आपने, मास बंक सुना क्या होगा, मतलब करा भी होगा, पता नहीं करा है कि नहीं, क्योंकि अभी ये जेनजी जनरेशन जो है उसमें थोड़ा सा ये ज्यादा कॉमन है। मतलब पहले हम लोग थोड़ा डरते थे मास बंक करने में, तो ये मास बंक जो है ना वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो चलो होता ही था, ऑफिसेस में भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंप्लॉइज होते हैं जो मतलब ऐसे ग्रुप में प्लान बनाते हैं कि कल नहीं आएंगे, कल हम लोग घूमने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हम कल नहीं आएंगे। तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा बेचारा, अगर मान लेते हैं आपके 20 एम्प्लॉय उसमें से 10 गायब हो गए, फिर क्या करोगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम ना, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देंगे तो सारे एम्प्लॉयज यही करेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में यहाँ पे एक छोटा सा प्रोविजन इस एक्ट ने दे रखा है। क्या दे रखा है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा, अगर 10 या 10 से ज्यादा हो, मेरा इक्वल टू बना रही थी पर वो कुछ और ही बन गया है, ठीक है। हाँ, या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय जो होंगे वो अगर एक साथ छुट्टी पर हैं बिना कोई नोटिस दिए, विदाउट ड्यू नोटिस, नोटिस दे के जाएंगे तो सबका अपना अपना रीजन होगा, कुछ ना कुछ बहाना तो मार ही लेंगे, दे आर वेरी स्मार्ट, नहीं। तो अगर विदाउट नोटिस गायब हैं तो फिर डिडक्शन हो सकता है, कितना हो सकता है, अब ऐसा नहीं कि पूरे महीने की तनख्वाह काट लो, डिडक्शन हो सकता है बट नॉट मोर देन 8 डेज, नॉट मोर देन वेज ऑफ 8 डेज, यानी कि 8 दिन की सैलरी का डिडक्शन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और पता चला 20 में से 10 वर्कर गायब है, तो अब उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट फॉर अ सिंगल डे, ही कैन डिडक्ट द सैलरी अप टू 8 डेज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए सेक्शन 10 क्या कहता है, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। डैमेज और लॉस के लिए क्या डिडक्शन है, डैमेज और लॉस के लिए क्या डिडक्शन हो सकता है। तो देखिए क्या डिडक्शन है भाई, तो देखो बहुत बेसिक सी चीज है ये
कि जितना डैमेज हुआ है उतना ही पैसा डिडक्ट करना है, ठीक है। अगर मान ले मेरे से एक वास टूट गया जो 100 रुपए का है, तो द एम्प्लॉयर कैन नॉट से कि ये 500 रुपए का और आई विल डिडक्ट 500, ठीक है। मतलब कि जितना नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है उतना ही डिडक्ट करना है, उससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन सी चीज आपको लग रही होगी, आपको लग रहा होगा भाई ये कौन सी ज्यादा चीज है, ये तो कॉमन सेंस है ना कि जितना का नुकसान करेंगे उतना ही होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी द एम्प्लॉयर आर्बिट्रेरीली कि भाई नहीं ये चीज आपने नुकसान करी, इससे मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है करके वो चाहते कभी कभी बहुत ज्यादा डिडक्ट कर जाते हैं। इसीलिए लॉ को एक सीलिंग लगाना, एक लिमिट लगाना जरूरी था। तो लॉ क्या कहता है कि जो एक्चुअल अमाउंट है उससे ज्यादा हम डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, फिर से वही चीज, रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर। फिर से वही चीज क्या कहा लॉ ने कि आपको जो भी आपने डिडक्शन करा उसको आपको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा कि इस दिन आपने ये तोड़ा है और इसका ये पैसा है, इसमें साइन कीजिए। चलिए, दैट नीड टू बी मेंटेन, है ना। नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है स्टेट ने जबरदस्ती लिख दिया कि आपकी सैलरी का दिन आया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी, पता चला 16,000 आया। तो आप बताया गया कि अच्छा आपने क्या है कि वो पंखे का फूल बना दिया था, उसका सैलरी कट गया। तो अब आप बोलोगे मैंने कब बनाया, आई डोंट नो। तो इस चीज से मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इस चीज को हटाने के लिए कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, रजिस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि उसको पेन डाउन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और मैं भी आपको बार बार ये कह रही हूँ कि बेटा स्टार्ट मेकिंग नोट्स, क्योंकि कोई भी कितना भी प्रिंटेड मटेरियल आप पढ़ लो, योर नोट्स इज द बेस्ट, ठीक है। कभी भी आप कोई भी टॉपर स्ट्रैटेजी देखो, कुछ भी देखो, तो अपने रिसोर्सेज अपने हाथ से लिखे हुए जो होते हैं, या फिर इवन टाइप्ड, किसी किसी को ऐसा होता है टाइप्ड की आदत होती है, तो इफ यू आर ऑल्सो टाइपिंग इट और यू आर मेकिंग इट ऑनलाइन, तो आपके होने चाहिए ताकि आपको पढ़ने में कन्वीनियंट हो, ठीक है। किसी और के नोट्स काम नहीं आते हैं, ठीक है। हो सकते हैं एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मतलब आई नो द कमेंट में बी फ्लडेड विद कि नहीं हमने तो दूसरे के नोट से पढ़ लिया, तो होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, बट एक नॉर्मल जो जनरल माइंडेड बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अपने हाथों से जब लिखेंगे ना आप, तो आपको एग्जाम में से फटाक से क्लिक करेगा कि अरे ये तो मैंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बहुत इजी है ये डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब कि कोई भी डिडक्शन नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप उसको, मतलब ये तो चलो फाइन वाइन तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हैं तो फिर आप डिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने छुट्टी ली, ठीक है, कहीं पे छुट्टी ली, मतलब लंबी छुट्टी ले ली, 1 महीने की छुट्टी ले ली, तो अब 1 महीने की छुट्टी में जो आपका मेस चार्ज था, क्या वो डिडक्ट होगा? क्योंकि आपने तो मेस चार्ज अवेल ही नहीं किया है ना, आपने तो वो सर्विस ली ही नहीं है। तो जो सर्विस हम देंगे बस उसी का डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है तो फिर उसी का डिडक्शन होगा, उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सेक्शन 12 डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। कभी कभी ऐसा होता है दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है बजट बिगड़ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में हम किससे लेंगे, जहां हम काम करते हैं वहां से हम एडवांस उठाते हैं, है ना। अब क्या होता है ना कि अगर आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करने के टाइम पे या इंस्टेंटली आपको एक ट्रैवलिंग नहीं बट रिलोकेशन बोनस मिलता है, ठीक है। वो बोनस कि आप यहाँ वहां से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कहीं से भी आप दूसरी जगह से शिफ्ट हुए हैं, तो यू गेट दैट रिलोकेशन बोनस मिलता है आपको। तो इसी तरह से वो भी एक तरह का एडवांस है बेटा। तो एडवांसेस 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है कि जब आपने एडवांस जो लिया है वो लिया है कि जो आपने काम नहीं करा है और तब उससे पहले एडवांस ले लिया, और एक होता है कि उतना काम आप कर चुके हो और फिर एडवांस ले रहे हो। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि ऐसा है कि मतलब आई वर्क इन अ कंपनी जहां पे मुझे 30,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। ये मैंने अमाउंट इसलिए लिया कि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो अगर मुझे 30,000 सैलरी मिल रही है और 15 तारीख को मैं बोलती हूँ क्या कि जो भी मेरे एम्प्लॉयर हैं उनको मैं बोलती हूँ कि सर मुझे 10,000 एडवांस चाहिए। अब 10,000 एडवांस चाहिए तो मैंने 15 दिन तो काम किया है, तो मेरा 10,000 तो वो कवर हो चुका है ना, क्योंकि मेरा अगर तुम ऐसे भी जोड़ोगे 30 दिन का 30,000 तो एक दिन का 1,000 होता है, तो वो 15 दिन का तो मेरा कवर हो चुका है। तो अगर मैं 10,000 एडवांस मांग रही हूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि मैंने वो काम पूरा कर लिया है और उसके बाद मैं एडवांस मांग रही हूँ। और अगर मैं 2 तारीख को ही बोलूँ कि मुझे 10,000 एडवांस चाहिए, तो जब मैं 2 तारीख को बोल रही हूँ तो द वर्क इज स्टिल पेंडिंग,
मैंने वो वर्क कंप्लीट नहीं किया है, मतलब मैं एग्जैक्टली मुझे एडवांस ही मिल रहा है। तो अभी जब मैं इसके सेक्शंस पढ़ाऊंगी तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला है ऐसे एडवांस जो बिफोर एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो बिफोर एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे बेटा, उसकी जो रिकवरी होगी वो कहां से होगी? रिकवरी फ्रॉम फर्स्ट सैलरी। कहां से होगी? फर्स्ट सैलरी। जो भी एडवांस आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलेगा, मे बी फॉर रीलोकेशन, मे बी फॉर एनीथिंग, तो अगर वो एक्स्ट्रा प्रोविजन है आपकी कंपनी आपको देती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं देती है तो आपकी जो रिकवरी होगी वो कहां से होगी? आपके फर्स्ट सैलरी से होगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिल रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो आपको देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर्स, जो कि कंपनी कहती है, ठीक है। अब ऐसा कह रहा है सेक्शन बी कहते हैं कि रिकवरी ऑफ एडवांसेस नॉट ऑलरेडी अर्न। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि जो हमने अभी अर्न नहीं किया, यानी कि मैं 2 तारीख को ही मांग रही हूँ, 2 तारीख को ही 10,000 मांग रही हूँ, तो मतलब मैंने अभी अर्न नहीं किया है, तो वो मैं कैसे दे सकती हूँ? तो भाई उसके लिए रूल कौन बनाता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि सेंट्रल या स्टेट जो भी है वो हर जगह की अलग अलग जो है वो उस हिसाब से बनाती है कि कैसे आप पैसे दे सकते हैं और उसको कितने इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये लिबर्टी किसको दी गई है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है। अब क्यों दी गई है जरा सोचो, क्यों ऐसा जो राइट है, ऐसी लिबर्टी है, वो क्यों दी गई होगी? क्योंकि बेटा देखिए क्या होता है ना कि जब आप फैक्ट्री कोई लगाते हो, कोई माइन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, और वहां पे ऐसा हो सकता है कि जो लोग इन्वॉल्व हो वो ऐसा मतलब कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हो। तो जब वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और दे आर नॉट एबल टू रीपे बैक, तो अगर आप एक स्ट्रिक्ट रूल बना दोगे ना कि भाई नहीं, अगर आपने अर्न नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग के लिए 100, 200, 500 ऐसे बहुत जरूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो सिचुएशन के हिसाब से कि किस एरिया में वो फैक्ट्री है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इट वुड बी गुड कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही उसका रूल बनाए, ना कि हम उसका रूल बनाए, क्योंकि हम हर कंडीशन को नहीं जान रहे हैं। मैं बिहार में बैठी हूं तो मैं यहाँ के लोगों को जान सकती हूँ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का नहीं जान सकती, या मैं दुनिया के किसी और कोने का नहीं जान सकती, है ना। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोज द बेस्ट, वो बहुत अच्छे से जानती है कि कहाँ पे किस चीज को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वर्कर्स जो है उनका ट्रस्ट बनेगा, इसीलिए दिस हैज बीन गिवन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, सॉरी, सी नहीं है। नाउ कमिंग टू 12A, ठीक है। डिडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। अगर लोन मिला है, कोई लोन है, मतलब कोई लोन की स्कीम है जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए बना करके रखी है कि भाई इस तरीके से आप लोन ले सकते हो, तो इसके रूल्स भी कौन बनाएगा? तो रूल्स बनाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि ये पर्सनल है ना, मतलब कि उस एरिया पे इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रूल बनाएगी कि अगर आपने कंपनी से कोई लोन लिया है तो उसको आप रीपे बैक कितने इंस्टॉलमेंट में और कैसे कैसे करोगे, उसकी क्या लिमिट होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 13 है डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। अब भाई अगर आप इन चीजों में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कर रहे हो इन्वेस्ट, या फिर आप कोई इंश्योरेंस स्कीम है, बहुत गर्मी आज, पता है, बहुत पसीना आ रहा है, आई कैन नॉट हेल्प इट, आई एम सो सॉरी। तो अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या फिर इंश्योरेंस स्कीम्स में कर रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में क्या जबरदस्ती किसी से डिडक्ट करेंगे? नहीं, इतने पैसे देने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 30,000 रुपीज है और अगर मैं उसमें चाहती हूँ कि मैं 2,000 रुपये जमा करूं, लेकिन कोई है जो 5,000 जमा कर रहा है, तो क्या मुझे फोर्सिबली 5,000 जमा करना पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, यहां पर भी ऐसा क्या है, यहां पे भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई है, ठीक है, कि वो कैसे भी रूल बना सकती है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है। और याद करो, जब मैंने ये डिडक्शन के बारे में पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि इसके लिए रिटर्न परमिशन लगता है आपका, यानी कि आप चाहो तो कर सकते हो इन्वेस्ट, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते, और इसके रूल भी कौन बनाता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी?
आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो हमें बताइएगा जरूर। ये नहीं कि बस ऐसे शांत शांत से बच्चे जैसे पढ़ के चले जाना है ना, क्योंकि मतलब ऐसा, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास राइट, ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो ये और ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकता था, हम बातें कर सकते थे, पर यहाँ पे वी कैन ओनली टॉक बाय योर वैल्यूएबल फीडबैक्स राइट। तो आपको, आप फीडबैक देंगे, मैं पढ़ूंगी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी लिसनिंग योर रिव्यूज। चलिए नेक्स्ट 13A। 13A क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, तो ये तो भाई सबसे बड़ा रूल है कि रजिस्टर और रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, यानी कि हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा, किसका, रजिस्टर्स का और रिकॉर्ड्स का, कि क्या क्या डिडक्शन हुए, तो कौन करेगा भाई, एम्प्लॉयर करेगा इसको मेंटेन, ठीक है। और सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 क्या कहता है कि भाई अब हमने चलो कर लिया, मेंटेन भी कर लिया, तो क्या उसको जिंदगी भर रखेंगे संभाल के, मतलब जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, तो क्या लॉ ने कोई ऐसा कंप्लायंस दिया है कि इतने समय तक आपको रखना है? तो यस, लॉ ने दिया है कि 3 इयर्स तक आपको रखना है। अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, मतलब मान लिया अभी 2025 चल रहा है, तो आपके पास कम से कम 2022 से लेके 25 तक के एम्प्लॉइज का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बार 3 साल हो गए तो फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा वर्कर हैं तो आप उतना डेटा हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर कम से कम 3 साल का तो डेटा आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है? तो भाई अब आते हैं कि इतने सारे रूल रेगुलेशन तो हमने बना लिए, लेकिन अब ये जो रूल रेगुलेशन है वो अगर फॉलो नहीं किए जाएंगे तो हु विल बी द पर्सन चेकिंग इट एट लोकल लेवल्स? चलो हायर लेवल्स पे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, लेकिन लोकल लेवल पे क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आएंगे चेक करने के लिए? नहीं ना। तो अगर आपको प्राइमा फेसी कोई कंप्लेन करना होगा तो आप किससे कंप्लेन करेंगे? तो आप कंप्लेन करेंगे इंस्पेक्टर से, ठीक है। तो अब इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्या है ये। तो इंस्पेक्टर, अब ये जो इंस्पेक्टर हैं ये कौन है भाई? तो जो फैक्ट्रीज एक्ट अभी हम जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में जो इंस्पेक्टर बनाया जाता है उसी को वही यहाँ पे भी वो कार्यरत होंगे और यहाँ पे वो सारी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में फुलफिल कर रहे थे, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन, आई गेस सेक्शन 8 में है ये। तो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 8 में एक इंस्पेक्टर का जिक्र किया गया है, यहाँ पे भी वही इंस्पेक्टर हैं जो सारी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगभग एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ही पूरा एरिया है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए अलग अलग इंसान बनाने से अच्छा है कि एक इंसान जो कि सारी चीजों को जानता हो अच्छे से, उस एरिया को जानता हो अच्छे से। चलिए सेक्शन 2 क्या कहता है? अपॉइंट कौन करेगा, हु विल अपॉइंट द इंस्पेक्टर? तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, है ना। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा भाई? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी टू डिलीवर इट्स फंक्शंस, उनके जो फंक्शंस हैं उसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला तो अपॉइंट करेगी और दूसरा क्या करेगी? तो दूसरा नोटिफिकेशन के थ्रू, बाय नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करेगी? अदर पर्संस को भी अपॉइंट करती है, ठीक है। चलो ये तो ठीक है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट वाले इंस्पेक्टर साहब थे, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि और लोग भी जरूरी हैं इसके लिए, मतलब कि जितने फैक्ट्रीज एक्ट में अपॉइंट हुए हैं उतने काफी नहीं है या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो वो और ज्यादा लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए अब फंक्शन क्या है भाई इंस्पेक्टर साहब का, जरा देखें तो 14 के पार्ट 4 में इनका फंक्शंस डिस्क्राइब्ड है। क्या है भाई? तो जो नॉर्मल पुलिस की फंक्शंस होती है वही सारे फंक्शंस हैं, बस एक बार मैं रिव्यू करा देती हूँ ताकि आप जब सुनेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही, ठीक है। तो इंस्पेक्टर के साहब के क्या फंक्शंस हैं? तो वो फंक्शंस हैं उनके एग्जामिनेशन और इंक्वायरी, एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी, ठीक है। एग्जामिन करेंगे और इंक्वायरी करेंगे कि भाई ये जो हमारा चल रहा है, जो भी फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी काम चल रहे हैं उसमें लोगों को वेजेस, तनख्वाह जो है वो प्रॉपर्ली मिल रही है, कहीं उनके राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब को अगर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो क्या करेंगे? इंस्पेक्ट एंड सर्च। क्या करेंगे? इंस्पेक्ट एंड
सर्च करेंगे कि भाई उस प्रीमाइसिस में जा करके रजिस्टर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ताकि उनको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, सुपरवाइज करेंगे पेमेंट्स को, सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस को सुपरवाइज करेंगे कि भाई सबको सही ठीक ठाक मिल तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है 12 घंटे काम करा के 100 रुपए पकड़ा के चले ऐसे भेज दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको भी वो ये इंश्योर करेंगे। ठीक है। उसके बाद बुला सकते हैं वो किसको, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं जो भी, तो उनको वो जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको ये बुला सकते हैं, किस लिए, तो भाई किस लिए, तो रिकॉर्ड्स के लिए, टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स के लिए ये क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं रजिस्टर्स को, या फिर कॉपीज फोटोकॉपी वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। मतलब कि कॉन्फिडेंशियल डेटा तो है पर इनके लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मतलब इनके पास पूरा एक्सेस रहेगा कि भाई वो जब चाहें उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये इंश्योर करना है ना कि द प्रॉपर कंप्लायंसेस आर फॉलोड और नॉट। फिर सेक्शन ऑफ क्या कहता है, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी दी गई उनको कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको दी गई कि भाई अगर जरूरत लगती है कुछ और की भी जो हम अभी ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं और उस समय सिचुएशन की ऐसी नीड होती है, तो वो भी काम करने के लिए आपको छूट है, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। चलिए अब सेक्शन इसका 5 देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा फैक्ट्रीज एक्ट में जो इंस्पेक्टर साहब है वही रहेंगे, सेकंड पढ़ा कि कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, थर्ड पढ़ा कि भाई इन इंस्पेक्टर साहब के अलावा और किसी साहब को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। क्या क्या फंक्शन होंगे, तो ये पार्ट 4 में पढ़ा, यानी कि आपने पढ़ा 14 का 4। अब हम 14 का 5th क्लॉज पढ़ रहे हैं। 14 का 5th क्लॉज क्या है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर हैं। अब सर जाहिर सी बात है, हमको भी पता है कि भाई आप और हम मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पब्लिक सर्वेंट बन पाए, है ना। तो ये इंस्पेक्टर साहब जैसे ही अपॉइंट हुए ये क्या बन गए हैं, ये पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं। ठीक है। चलिए यहां तक मुझे नहीं लगता है आपको कोई डाउट होगा, और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं टिल सेक्शन 14 सॉरी, टिल सेक्शन 14। फ्रॉम सेक्शन 15 वील कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि सेक्शन 15 बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अगर मैं शुरू कर दूंगी फिर वो आधे में रह जाएगा, अगले वीडियो में जाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम सेक्शन 15 से अब अगले पार्ट में शुरू करेंगे। फिर से वही पुरानी बात दोहरा रही हूं मैं कि अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए आपको लेक्चर में वो हम कर सकते हैं। एंड मीनवाइल मैं आपको फिर से बताऊंगी कि नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जो आपके हाथों से लिखा है वही पढ़ने में मजा है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी नोट्स उठा सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे बुक्स है, लेकिन अगर बुक्स पढ़ के ही सब बन जाते तो फिर 8 लाख की जो जनता है वो सब किताबें पढ़ रही है, फिर आप में उनमें फर्क क्या है। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।